नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में जो कॉम्प्रिहेंशन से या आप कह लीजिए बोध से या बोधगम्यता से, जिसको विद्यार्थी वर्ग कहते हैं आरसी, वहां से जो पैसेज पूछा गया था और उस पैसेज के जो प्रश्न थे आज हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। इस बार का जो पैसेज था उस पैसेज को हम पढ़े यदि तो नारीवाद एक अधिविचारधारा है। पहली बात हमको समझ में किससे आ जाएगी कि भाई नारीवाद को लेकर ये पैसेज बना है। नारीवाद एक अधिविचारधारा है जो हाल के दशकों में सामाजिक विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग की विषय वस्तु शामिल किए जाने का आरंभ बिंदु पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत असमानताओं तथा वैश्विक राजनीति पर ऐसी असमानताओं के प्रभावों पर बहस से प्रारंभ होता है। किस पर? वैश्विक राजनीति पर। वैश्विक लैंगिक मुद्दों पर उल्लेखनीय कृतियों में यह दलील दी गई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं वंचित समूह हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्या हैं? वंचित। ठीक है, वंचित समूह है। उनके पास विश्व की संपत्ति का लगभग 1% है। आगे कुछ आंकड़े जो हैं उनको हम ध्यान रखेंगे। लगभग 1% है संपत्ति के मामले में, और 5% से कम महिलाएं उच्चतर संगठनों और पदों के शीर्ष पर है। कितने से कम? 5% से भी कम। जब किसी भी पैसेज में इस प्रकार से डाटा दिया जाए तो ये ध्यान रखना है। इसका अर्थ ये होगा सहज ही कि यहां से प्रश्न बना होगा, तो उनको अंडरलाइन कर लेंगे। अब तो क्या होता है कि जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो अंडरलाइन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। आपके पास एक रफ पेपर तो होता ही है, आप उस पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, महिलाएं उच्चतर संगठनों और पदों के शीर्ष पर हैं, जबकि कुल कार्यावधि के 60% कार्य महिलाएं करती हैं। 60% कार्य। उन्हें कुल आय का मात्र 10% प्राप्त होता है। उनकी स्थिति शोचनीय है क्योंकि उनमें निरक्षरता अधिक है। निरक्षरता दर क्या है? अधिक है। सभी निरक्षरों का 60% महिलाएं हैं और सभी शरणार्थियों का 80% महिलाएं हैं। पूरे विश्व में लिंग के आधार पर भेदभाव प्रत्यक्ष है। कहां? पूरे विश्व में। ऐसा नहीं किसी क्षेत्र विशेष की बात है, किसी देश विशेष की बात है, पूरे विश्व की। विश्व की राजनीति पर लिंग संवेदी फोकस का उद्देश्य ऐसी चुनौतियों को प्रकाश में लाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के कार्यकरण की ओर इशारा करता है, जिसकी प्रवृत्ति महिलाओं के लिए अल्प सुविधा युक्त स्थिति पैदा करती है। जैकी ट्रू ने यह बताया, जो नाम आते हैं उन नाम पर ध्यान रखेंगे। जैकी ट्रू ने यह बताया कि बढ़ते गरीबी के नारीकरण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई ढांचागत समायोजन की आर्थिक विकास नीतियां और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में परिवर्तन का योगदान है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कम मजदूरी का भुगतान कर अत्यधिक कठिन कार्य, लैंगिक पर्यटन और प्रवासी घरेलू श्रमिक इस बात के उदाहरण हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में कैसे महिलाओं का शोषण होता है। 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो कठिन कार्य वाली, लैंगिक पर्यटन और प्रवासी घरेलू श्रमिक। ठीक है, अनेक दशकों से कार्यस्थलों में महिलाओं की भागीदारी की उच्च दरों के बाद भी, यानी कि महिलाओं की भागीदारी क्या है? अनेक कार्यस्थलों में उच्च है, उसके बाद भी उन्नत औद्योगिक समाज में विभिन्न रूपों से लैंगिक असमानताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानताएं मतलब लिंग आधारित असमानता कि पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग। 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये पूरा पैसेज नारीवाद को लेकर है, नारी के ऊपर है, और उसमें भी जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि वो सारे आंकड़े ये इंगित करते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। बात समझ आ रही है? एक नाम आया है जैकी ट्रू का। अब या तो प्रश्न जैकी ट्रू के नाम के साथ में आ जाएगा, अधिक संभावना ऐसी होती है यदि एक ही नाम दिया गया है तो उसने जिस बात को कहा है, तो इन्होंने क्या बताया? गरीबी के नारीकरण को लेकर।
बात समझ आ रही है? किसी भी पैसेज को जब आप पढ़े तो आप शुरुआत में ही देखेंगे तो आपको पैसेज के बारे में ये जानकारी हो जाती है कि पैसेज है किस बारे में। इस पैसेज के पहले ही शब्द से हमें आइडिया हो गया। ठीक है, पैसेज को हल करते समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे एक तो पैसेज पढ़ते समय उसकी स्पीड को लेकर कि भाई किस गति से पढ़े। अधिक गति से पढ़ लेंगे तो पैसेज समझ में नहीं आएगा। और अब तो ये होता है जब ऑनलाइन पेपर होता है तो जैसे यहाँ ये 2 स्लाइड में है ऐसे ही आपके पास पैसेज कंप्यूटर में आपको 2 स्लाइड में दिखेगा। ऑफलाइन में थोड़ा सा ये होता है, या एक ही स्लाइड में यदि पूरा पैसेज हो तो उसमें सुविधा ये होती है कि आप सारी चीजें एक साथ पढ़ के रिलेट कर पाते हैं। जब ऐसा होता है कि आपको आगे पीछे पैसेज को करना पड़ेगा, जैसे ये तो फिर भी बहुत सरल पैसेज है, ये तो फिर भी बहुत सरल पैसेज है। अगर पैसेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मान लीजिए कि विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर आपसे कोई प्रश्न बन जाए, किसी तकनीक विशेष के ऊपर आपसे प्रश्न बन जाए, पैसेज बन जाए, या कोई भी ऐसा मान लीजिए अर्थव्यवस्था को लेकर पैसेज बन जाए, तो ऐसे जहां तकनीकी शब्दावली अधिक होती है ऐसे पैसेज में खासी मुश्किलें सामने आती हैं। ऐसे पैसेज को समझने में काफी दिक्कत होती है, काफी समस्या होती है। अब तो करना क्या होता है कि जैसे ही, क्योंकि पैसेज में क्या है कि अगर पैसेज आपने एक बार समझ लिया तो 5 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। 5 प्रश्न सही होने का मतलब है सीधे सीधे 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। ये पैसेज तो सरल है। इस पैसेज के साथ में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी गति इस प्रकार के पैसेज में अपनी बढ़ा सकते हैं। जैसे नारीवाद को लेकर ये पैसेज बना, ऐसे ही कई बार पैसेज बनता है सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको लेकर बन जाता है। कई बार पैसेज बन जाता है जो बन जाएगा बाल विमर्श को लेकर पैसेज बन जाएगा, बच्चों के संदर्भ में, उनकी शिक्षा के संदर्भ में या बचपन के संदर्भ में पैसेज बन जाता है। कई बार बनेगा पैसेज बनेगा तो वृद्धों को लेकर पैसेज बन जाएगा, वृद्ध विमर्श को लेकर पैसेज बन जाएगा आपका। तो ऐसे पैसेज जो होंगे, ऐसे पैसेज में आपको क्या करना होता है कि थोड़ी सी अपनी गति पढ़ने की अधिक रख सकते हैं, क्योंकि तकनीकी शब्दावली की भरमार नहीं होती है। दूसरी बात, एक प्रश्न और विद्यार्थियों के मन में आता है कि पहले प्रश्न पढ़ ले या पहले पैसेज को पढ़ ले। तो ऐसे जो पैसेज होंगे जो आपको लगे कि समाज से जुड़ा हुआ पैसेज है, या ऐसा पैसेज है जिसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी आपको पहले से भी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ये पैसेज है, इस प्रकार के पैसेज में आप क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्न पढ़ सकते हैं, उसके बाद इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि पैसेज ऐसा है कि मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर पैसेज है, या जैसे मैंने आपसे बात की पर्यावरण को लेकर पैसेज है, प्रदूषण को लेकर किसी बिंदु को लेकर पैसेज बन रहा है, या औद्योगिकरण के संदर्भ में पैसेज बन रहा है, या आप मान लीजिए जो हमने बात की अभी कि तकनीक को लेकर पैसेज बन रहा है, विज्ञान के किसी क्षेत्र को लेकर पैसेज बन रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर पैसेज बन रहा है, तो ऐसे में पहले आप पैसेज पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों पर आइए। ऐसे पैसेज को पढ़ते समय अपनी गति को ऐसा रखना है कि एक ना तो बहुत अधिक समय लगा दे, कि बहुत अधिक समय भी नहीं लगाना है, और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम समय लगाना है। बात समझ आ रही है यहां तक की? अब जैसे इस प्रकार के जो पैसेज होते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि जैसे हमें सामान्य जानकारी इसके बारे में है, नारीवाद को लेकर सामान्य जानकारी आपके पास होगी, लेकिन यहां क्या करना है कि पैसेज के प्रश्नों को हल करते समय अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्या मानकर चलना है? मानकर यही चलना है कि ये अपठित गद्यांश है। पहले आपने देखा होगा तो आप जब मॉक वॉक लगाते होंगे तो लिखा आता है ना अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब ही ऐसा है, ऐसे गद्य का अंश जो आपने नहीं पढ़ा है। तो जब परीक्षक आपसे कह रहा है कि ये ऐसे गद्य का अंश है जो आपने नहीं पढ़ा, तो ये चुपचाप मान लेना है कि हमने नहीं पढ़ा है। ये बात समझ आ रही है? बेशक आपने पढ़ा हो, बेशक आपको इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन मानकर क्या चलना है कि हमने ये नहीं पढ़ा है। उसका लाभ ये होता है कि आपका जो पूर्वाग्रह होता है, वो पूर्वाग्रह आपके प्रश्न को गलत करा देता है। जब आप इस बात को मानकर चलेंगे कि मैं परीक्षा भवन में बैठकर ही इस पैसेज को पहली बार पढ़ रहा हूं, तो आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएंगे। और जब आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएंगे तो यानी कि आप उन प्रश्नों का उत्तर उस पैसेज के आधार पर ही देंगे। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मैं कई बार ये कक्षा में भी उदाहरण देता हूं आपको कि भाई मान लीजिए दहेज प्रथा को लेकर पैसेज बना है।
अब आप सभी को दहेज प्रथा के बारे में एक सामान्य जानकारी पहले से है, ठीक है। मान लीजिए उस पैसेज में लेखक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दहेज प्रथा को सही सिद्ध कर रहा हो, या मैं एक दूसरा उदाहरण आपको कक्षा में दिया था सती प्रथा को लेकर हो, कि सती प्रथा को किसी विशेष बिंदु के आधार पर, किसी विशेष तर्क के आधार पर, जो लेखक के निजी विचार हैं उनके आधार पर वो किसी बिंदु पर सती प्रथा को सही बता रहा हो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। अब ऐसे में क्या होगा कि आप, ये पूर्वाग्रह है, आपके पास पहले से जानकारी है कि सती प्रथा गलत है। अब क्या होगा, आप इस धारणा को साथ लेकर चलेंगे और आपको यदि वो प्रश्न मिल गया तब क्या होगा, आप उसके गलत विकल्प का चयन कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो जैसे पैसेज के बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है तो केवल पढ़ने की गति अपनी बढ़ा सकते हैं पैसेज को, बस। उसके अलावा ये मानकर चलना है कि जो प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा वो इसी पैसेज के आधार पर होंगे, चाहे वो पैसेज मेरे विचारों के विपरीत ही क्यों ना हो, या वो प्रश्न मेरे विचारों के विपरीत ही क्यों ना हो, हमें उत्तर पैसेज के आधार पर ही देना है। बात समझ आ रही है यहां तक की? पैसेज के संदर्भ में मैंने परीक्षा देने जाने से पहले भी आप लोगों से कहा था कि खूब अभ्यास कर लीजिए पैसेज का। अभ्यास करने से क्या होगा, वो जो पढ़ने की गति है, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप मॉक भी लगा लीजिए। जो एनटी अपनी साइट पर भी कुछ मॉक टेस्ट कराता है एग्जाम से पहले, तो मैंने आपसे वो भी कहा था कि आप वो मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही प्रारूप देखने को मिलता है पेपर का जैसे आपकी परीक्षा में होगा। उसमें क्या होता है कि स्लाइड ऐसे ही होगी कि आधा पैसेज एक स्लाइड पे है, फिर आधा पैसेज अगली स्लाइड पे है, तो आपको रिलेट करने में, और जब आप 5, 6 या 7, 8, 10 आप टेस्ट लगा लेंगे, मानिए आपने 10 पैसेज हल कर लिए, तो 10 पैसेज में जितनी भिन्नताएं हो सकती हैं, पैसेज जितने भिन्न भिन्न बिंदु हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को लेकर आप ये मान के चलिए कि आपके सामने से पैसेज गुजर जाएगा। तो आपको स्वयं एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के पैसेज में मुझे पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं और किस प्रकार के पैसेज में मुझे पहले पैसेज पढ़ना है। पढ़ने की गति में किसमें अधिक रख सकता हूं, किसमें कम रख सकता हूं। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो ये पैसेज नारीवाद को लेकर है, कुछ ये लैंगिक आधार पर जो असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उनको लेकर बात करता है, कुछ आंकड़े इसमें दिए गए हैं जो पुरुषों की तुलना में है। बात समझ आ गई यहां तक की? अब ये केवल किसी देश विशेष के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, ये लेखक के ऐसे विचार है कि पूरे विश्व में ही महिलाओं को असमानताएं देखने को मिलती हैं, महिलाओं के साथ पूरे विश्व में भेदभाव देखने को मिलता है। यहां 2 नाम आए हैं, एक 2 संगठन के नाम है, एक तो विश्व बैंक का नाम है, दूसरा IMF का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी नाम है, उनको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब एक बार प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है कि महिलाओं को लैंगिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये बात तो पैसेज में है। कहां करना पड़ता है? विकासशील देशों में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, कहीं भी ये बात नहीं है। ये तो पैसेज एक बार पढ़ने के बाद हम कह पाएंगे। विकसित देशों में ऐसा भी कहीं नहीं है। पूरे विश्व में तो ये बात तो हमने देखी अभी कि लैंगिक असमानताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। कहां? पूरे विश्व में। पूरे विश्व में हमने देखा अब इसी पैसेज में कि भाई ये तो हर जगह आपको दिखाई दे जाएगा, पूरे विश्व में ये भेदभाव आपको दिखाई दे जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में। अत्यधिक औद्योगिकृत समाज में ऐसा भी कहीं नहीं है। ना तो विकसित देश का जिक्र है, ना विकासशील देश का जिक्र है। ये जिक्र किस बात का है कि भाई महिलाओं को लिंग के आधार पर जो असमानताएं हैं, भेदभाव हैं, जो पूरे विश्व में देखने को मिलता है। पूरे विश्व में हमने बात की कि वो वंचित समूह में आती है। बात समझ आ रही है यहां तक की? तो पहला प्रश्न बहुत सरलता के साथ हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, महिलाएं वंचित समूह क्यों हैं? अब देखिए, पहला विकल्प है उनके पास पुरुषों से अधिक संपत्ति है। दूसरा, उन्हें पुरुषों से कम पारिश्रमिक मिलते हैं, वे कम पारिश्रमिक लेकर अधिक समय तक कार्य करती हैं, वे पुरुषों की तुलना में कम साक्षर हैं, उनके पास सत्तात्मक पद सीमित हैं। आप यदि देखें तो ये सारे विकल्प आपको यहां दिखाई दे जाएंगे सिवाय एक के। ठीक है, अब देखिए, हमने असमानताओं की बात की, फिर नीचे उल्लेखनीय कृतियों में यह दलील दी गई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं वंचित समूह हैं, उनके पास विश्व की संपत्ति का लगभग 1% है और 5% से कम महिलाएं उच्चतर संगठनों और पदों के शीर्ष पर हैं,
जबकि कुल कार्यावधि के 60% कार्य महिलाएं करती हैं, अर्थात महिलाएं काम भी ज्यादा करती हैं, उन्हें कुल आय का मात्र 10% प्राप्त होता है और उन्हें क्या काम भी पुरुषों से अधिक कर रही हैं, लेकिन उन्हें जो पारिश्रमिक है वो पुरुषों की तुलना में कम मिलता है, ना ही उन्हें शीर्ष पद प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें फिर यदि हम निरक्षरता की बात करें तो उनमें निरक्षरता दर अधिक है, अर्थात वो साक्षर भी अधिक नहीं है। बात समझ पाए? अच्छा, अब इसमें कहीं भी ये देखिए कि जब हमने संपत्ति की बात की तो संपत्ति भी कम है, जबकि ये पहला विकल्प क्या कहता है हमारे प्रश्न का? पहला विकल्प कह रहा है उनके पास पुरुषों से अधिक संपत्ति है। तो आप सहजता के साथ क्या कहेंगे कि ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। जबकि पुरुषों से कम पारिश्रमिक मिलता है, बात ठीक है। कम पारिश्रमिक लेकर अधिक समय तक कार्य करती है, बात ठीक है। पुरुषों की तुलना में कम साक्षर हैं, बात एकदम ठीक है। उनके पास सत्तात्मक पद सीमित हैं, ये बात भी ठीक है। आसानी से समझ में आई होगी। पैसेज से ही ये पूरा का पूरा प्रश्न, ये भी और इससे पहले वाला भी पैसेज से ही प्रत्यक्ष रूप से हमें मिल गया। तो केवल पहला विकल्प हमारा इसमें गलत हो जाएगा। यदि एक गलत है तो ये हट गया, ये हट गया। 2 3 4 5 सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। बात समझ आई होगी आसानी से। पैसेज से ही सीधे सीधे इसका उत्तर हमें मिल गया। अगला प्रश्न है, सही कथनों का चयन कीजिए। सभी शरणार्थियों के 20% पुरुष हैं। दूसरा, 5% से कम महिलाएं उच्चतर संगठनों और सत्तात्मक पदों के शीर्ष पर आसीन हैं। सभी निरक्षरों का 60% महिलाएं हैं। महिलाओं को कुल कार्यावधि के 10% का श्रेय जाता है। पांचवा है, पुरुषों को कुल आय का 90% प्राप्त होता है। अब आप देखिए, यदि आप देखिए ये भी सारा डाटा आपको दिया गया है पैसेज में ही। यदि आप पैसेज में देखें तो पैसेज में भी ये डाटा आपको दिया गया है कि यदि सभी शरणार्थियों की बात करें तो 80% महिलाएं हैं। बात समझ आ गई? अब 80% महिलाएं तो 20% पुरुष बचे, ये बात आसानी से समझ में आ गई। तो ये भी हमको यहाँ सारा डाटा, जो ये प्रतिशत में हमने बात की, ये सारा डाटा यहाँ दिया गया है। ठीक है कि भाई विश्व की संपत्ति का लगभग 1% है उनके पास में। 5% से कम महिलाएं उच्चतर संगठनों और पदों के शीर्ष पर हैं, जबकि कुल कार्यावधि के 60% कार्य महिलाएं करती हैं। उन्हें कुल आय का मात्र 10% प्राप्त होता है, सीधे सीधे विकल्प में है। उनकी स्थिति शोचनीय है क्योंकि उनमें निरक्षरता दर अधिक है। सभी निरक्षरों का 60% महिलाएं हैं और सभी शरणार्थियों का 80% महिलाएं हैं। अब आप देखिए विकल्प में देखिए कि यदि उसने कहा कि 10% प्राप्त हो रहा है तो यानी कि पुरुषों को 90% प्राप्त हो रहा है, तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा। सभी शरणार्थियों के 20% पुरुष है, उसमें दिया गया पैसेज में 80% महिलाएं हैं, यानी कि 20% पुरुष हैं, ये बात भी सही हो गई। 5% से कम महिलाएं उच्चतर संगठनों और सत्तात्मक पदों के शीर्ष पर हैं, ये भी हमको सीधे सीधे विकल्प से मिल गया, ये भी सीधे सीधे मिल गया। सभी निरक्षरों का 60% महिलाएं हैं, ये भी आप पाएंगे कि सीधे सीधे मिल गया। अब महिलाओं को कुल कार्यावधि के 10% का श्रेय दिया जाता है, जबकि आप देखें पैसेज में क्या दिया गया है, हमें पैसेज में दिया गया है कि कुल कार्यावधि के 60% कार्य महिलाएं करती हैं, अर्थात 60% का श्रेय है। जबकि ये क्या कह रहा है विकल्प में, 10% का श्रेय दिया जाता है। अर्थात क्या हुआ, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा और पांचवा भी सही है। तो 1 2 3 और 5 यानी कि विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पैसेज में था। पैसेज में महिलाओं को लेकर दिया गया है, इस प्रश्न में पुरुषों को दे दिया कि 80% शरणार्थी महिलाएं हैं, यानी कि 20% पुरुष हो गए, ऐसे दे दिया। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो पैसेज से मिल जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और पहला कथन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों की कार्य प्रवृत्ति महिलाओं के लिए एक अल्प सुविधा युक्त स्थिति पैदा करती है। ये हमने सर्कल भी किया है। दूसरा जो ट्रू के बारे में आया था, गरीबी के नारीकरण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई आर्थिक विकास नीतियों का योगदान है। पैसेज पे आइए, सीधे सीधे पैसेज में भी दिया गया है, जैकी ट्रू ने कहा बढ़ते जो गरीबी के नारीकरण में एक तो आईएमएफ वाली बात और विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई ढांचागत समायोजन आर्थिक विकास नीतियां और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में परिवर्तन का योगदान है। बात समझ में आ गई। फिर अल्प सुविधा युक्त वाला बिंदु ये रहा, ये हमने सर्कल किया था। इसका अर्थ क्या हुआ
कि ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, कथन एक भी सही हो जाएगा, कथन दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हो गए, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, अर्थात आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ गई आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कम भुगतान, अत्यधिक कठिन कार्य, लैंगिक पर्यटन और प्रवासी घरेलू श्रमिक किस क्षेत्र में महिलाओं के शोषण के उदाहरण हैं? तो ये हमने बात की, ये तो हमको सीधा सीधा मिल जाएगा, पैसेज में दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, ये हमने सर्कल भी किया, ये हमने सर्कल भी किया, तो ये भी सीधे सीधे आपको पैसेज से इसका भी उत्तर मिल जाएगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। क्या कहीं भी विकासशील की बात है या घरेलू की बात है या औद्योगिकृत राष्ट्रों की बात है? नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर बात की गई है इस पूरे पैसेज में, कि पूरे विश्व स्तर पर यदि देखें तो महिलाएं वंचित समूह में आती हैं, उनके पास पुरुषों की तुलना में संपत्ति कम है, उनको पारिश्रमिक कम मिलता है, उनकी कार्य अवधि का जो 60% कार्य है कुल कार्य अवधि का वो महिलाएं करती हैं, उनको श्रेय भी है। बात समझ पाए आप यहां तक कि उनमें निरक्षरता दर भी अधिक है, शरणार्थियों में भी 80% वही है। बात समझ पा रहे हैं? तो यानी कि ये तो विश्व स्तर पर बात कर रहा है ना पैसेज, किसी देश विशेष या विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में नहीं, या विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में नहीं, औद्योगिकृत राष्ट्रों के संदर्भ में नहीं, ये तो विश्व के स्तर पर बात कर रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। पांचों के पांचों प्रश्न आपके पैसेज से थे, प्रत्यक्ष रूप से थे, ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है। इस बार क्या हुआ, इस बार जो ये पैसेज पूछा गया है, आपने एक बिंदु नोट किया कि एक प्रश्न हमें यह देखने को मिलता था कि लेखक क्या कहना चाहता है, मतलब लेखक के मूल विचार क्या हैं, या निष्कर्ष को लेकर आपसे पूछा जाता था, या कई बार क्या होता था आपसे इसके शीर्षक के बारे में पूछा जाता था कि इसका शीर्षक क्या देंगे आप। वो प्रश्न इस बार नहीं है। तो ये पैसेज तो बड़ा सरल था कि आपको पांचों प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पैसेज से मिल गए। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, एक या दो प्रश्न ऐसे होंगे, कम से कम दो प्रश्न तो ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से आपको पैसेज में नहीं मिलते हैं। बात समझ आ गई? तो पैसेज सरल था, आपने इसको हल किया, आपने इसको पढ़ा, आपको भी पढ़कर ये सरल लगा होगा। पैसेज में करना सिर्फ इतना होता है कि आपको अभ्यास करना होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पैसेज को पढ़कर, पैसेज के प्रश्नों को देखकर आपको एक अनुमान हुआ होगा, पैसेज के प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। बाकी कक्षाओं में हमने इसको लेकर बात की है, अभ्यास करते समय इसको लेकर और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में अगली इकाई के प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।